नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख। आज मैं गुप्ता का कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट का 126 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा। 126 नंबर क्वेश्चन में क्या निकालना है? एक 126 नंबर में क्या है? सीपीएम नेटवर्क एनालिसिस है, क्रिटिकल पाथ फाइंडिंग करना है, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। क्रिटिकल पाथ, जिसमें क्रिटिकल पाथ वही होगा जिसमें जो फ्लोट होगा टी और टीएल का जो डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। तो किस किस पाथ है के लॉन्ग जीरो है? ये जीरो हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। 3 के लॉन्ग दिया है, ये भी जीरो दिखा रहा है, तो क्रिटिकल पाथ कौन हो जाएगा? सारा हो जाएगा। तो बट अब जो क्रिटिकल पाथ फाइंड करना है वो ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे? अब इस कंडीशन के अलोंग जो हो रहा है, जो सारा पाथ हो रहा है, बट अब जो दिखाना है वो किसके अलोंग दिखाना है? अब देखो, जिसके अलोंग जो टाइम मैक्सिमम आया होगा वो क्रिटिकल पाथ होगा। 1 2 तो 1 ऐड किए, टाइम 1 था तो यहाँ 1 हो गया, और 1 और 9 करेंगे तो 10 होगा, तो इसके अलोंग तो बिल्कुल नहीं शो किया होगा आप। तो अब इसके लॉन्ग जाएंगे तो 1 में 6 ऐड किए तो 7, और 7 में 4 ऐड किए तो कितना हो गया? 11, और 11 में 5 ऐड किए तो कितना हुआ? 16, और 16 में 2 ऐड किए वाला तो क्या हो गया? 18। तो आपका जो क्रिटिकल पाथ था कुछ इसके लॉन्ग है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 के लॉन्ग हो जाएगा आपका क्रिटिकल पाथ। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुका हूँ ऑलरेडी, आप कर लेना। मैक्सिमम रीम पुल इन फर्स्ट ग्रेटर फॉर ट्रैक्टर व्हील। टोइंग लोड आपका कितना है? 6300 kg, एंड ट्रैक्टर व्हील वेट आपका दिया हुआ है, एंड ऑपरेटिंग अलोंग ए 2% ऑफ द अपग्रेड, एंड रोलिंग रेसिस्टेंस आपका दिया हुआ। द पुल अप लेवल फॉर टॉलिंग द लोड, पुल अप लेवल ऑफ द टॉलिंग ऑफ द रोड क्या हो जाएगा? रोलिंग रेसिस्टेंस निकालने के लिए पहले रोलिंग रेसिस्टेंस निकालना होगा। तो रोलिंग रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाता है आपका? रोलिंग रेसिस्टेंस पर टन इनटू क्या हो जाएगा? जो आपका ट्रैक्टर का वेट था उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रोलिंग रेसिस्टेंस आ जाएगा। आपका ये आ गया। ग्रेड रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? आपका 2% दिया हुआ है, तो 2%, और आपका क्या दिया हुआ? ग्रेड रेसिस्टेंस क्या क्या हो जाएगा? 2% इंटू इतना टन, 12.2 टन इंटू 10। आपका इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपका केजी में आ जाएगा ग्रेड रेसिस्टेंस। द पुल अप लेवल फॉर टॉलिंग द लोड, मैक्सिमम रिंग पुल माइनस रोलिंग रेसिस्टेंस माइनस आपका क्या हो जाएगा? ग्रेड रेसिस्टेंस। तो आपका जो मैक्सिमम रिंग पुल, आपका जो पुल अप लेवल फॉर टॉलिंग लोड, अब लेवल फॉर टॉलिंग लोड क्या क्या दिया हुआ है? मैक्सिमम रिंग पुल में क्या घटा लेना है? रोलिंग रेसिस्टेंस को घटा लेना है, ग्रेड रेसिस्टेंस को घटा लेना है, जो कि निकाल चुके हैं। घटाओगे तो आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। आपका आंसर कुछ ही हो जाएगा। पहले सब क्वेश्चन डिटेल में फार्मूले लिख के कर चुका हूँ, तो आप देख लेना पहले का लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट मैच करना है आपको कॉलम एक दूसरे से। तो दिया है यूज फॉर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द साइट इंजीनियर एट द साइट। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो दे रहा है इंस्ट्रक्शन, यूजिंग द रिकॉर्ड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एट साइट। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? साइट ऑर्डर बुक में करते हैं। ये वाला क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो साइट पे इंस्ट्रक्शन देता है उसको किस में नोट करते हैं? साइट वाला में, साइट ऑर्डर बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपका देता है साइट पे,
इंस्ट्रक्शन उसको साइट ऑर्डर बुक में रिकॉर्ड करते हैं। यूज वाइडली फॉर सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, कौन सा यूज होता है वाइडली इन सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में? आपका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन आपका हो जाता है, सॉरी सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में आपका क्या यूज हो जाता है? आपका हो जाता है क्या? लाइन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी काम लाइन ऑर्गेनाइज के टर्म में करते हो ना, एक के बाद एक, फिर दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा ही चालू होगा। पहला फर्स्ट फ्लोर का कास्टिंग करोगे तब तो सेकंड ऑर्डर का करोगे, सेकंड फ्लोर का करोगे, उसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑर्गेनाइजेशन में होता है सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में काम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रिंसिपल है? आपका यूनिटरी कमांड होता है। ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल है यूनिटरी कमांड होता है। अब कोऑर्डिनेशन किसका हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन जो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कर रहा है, एक ही आदमी है जो फंक्शन मैनेजमेंट देख रहा है। यूनिटरी कमांड हो जाएगा आपका, क्या इसमें यूनिटरी कमांड हो जाएगा। वन प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का क्या? यूनिटरी कमांड। आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। और आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट बैचिंग प्रोसीड ऑन। वेट बैचिंग प्रोसीड क्या होता है? एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ द वेट ऑफ द ईच मटेरियल यूजिंग ईच बैच। आपका वेट मैचिंग जो करते हो वो क्या करता है? सबसे एक्यूरेट होता है वेट वाला। जो अगर कोई तौल कर रहे हो तो आपका ज़्यादा एक्यूरेट होगा, वेट करके कर रहे हो तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा मैच करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिक का क्या हो जाएगा? स्टील वर्क के लिए यूज कर लेंगे। आपका ड्रिक है जो कुछ ऐसा होगा, दिखा देता हूँ। क्राउएल हैमर यूज फॉर ड्रिवन ऑफ नेल इन वुड में आपको जो ड्रिवन करने के लिए आप क्या करोगे? अगर आपका कोई लकड़ी में कील ठोकना है तो कील ठोकने के लिए क्या करोगे? किसका यूज करोगे? क्राउएल हैमर का यूज करोगे। क्राउएल हैमर का उसको क्या किसके लिए करोगे? वुडन में नील ठोकने के लिए। ड्रॉप हैमर किसके लिए यूज करोगे? ड्रिवन पाइल को ड्राइव करने के लिए ड्रॉप हैमर का यूज करते हैं। ये तो सवाल में जिसने आप पढ़ा ही होगा फाउंडेशन इंजीनियरिंग में। चैन लुइस कुछ ऐसा होता है, ये आपका नेल में हो गया क्राउएल हैमर। चैन लुइस कुछ ऐसा होता है, यूज टू लिफ्टिंग द स्टोन ब्लॉक। चैन रोलिंग कैसा होता है? कुछ ऐसे फंसा लेते हैं और फिर उसको उठा लेते हैं। तो चैन लुइस पर किसका? स्टोन लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए यूज करते हैं। तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी। आपका डिक किसके लिए होगा? स्टिक वर्क के लिए होगा। क्राउएल हैमर किसके लिए होगा? वुडन वर्क के लिए होगा। चैन लुइस किसके लिए होगा? आपका ड्रॉप हैमर किसके लिए होगा? पाइल फाउंडेशन के लिए। तो लास्ट कौन सा बच गया? आपको स्टोन मेशनरी के लिए क्या हो जाएगा? चैन लुइस। उसको उठाने के लिए हम कर लेते हैं चैन लुइस को, किसी चीज को ब्रिक स्टोन ब्लॉक को उठाने के लिए यूज कर लेते हैं। तो आपका ड्रिक यूज करेंगे स्टील वर्क के लिए, क्राउएल हैमर वुडन में नेल ठोकने के लिए, और चैन लुइस किसके लिए करेंगे? आपका स्टोन मेशनरी वर्क या लिफ्टिंग ऑफ द स्टोन के लिए करेंगे। ड्रॉप हैमर पाइल फाउंडेशन के लिए करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट बेनिफिट स्टडी आर द इसेंशियल टू। कॉस्ट बेनिफिट स्टडी किस लिए करते हैं? टू एवेल्युएट द वेरिएबिलिटी एंड बोथ वाइलनेस कीपिंग
ऑफ द प्रोजेक्ट। कॉस्ट बेनिफिट हम स्टडी इसलिए करते हैं ताकि आपका कितना कॉस्ट खर्च हो रहा है और कितना कितना एक्सपेंडिचर है और कितना उसका प्रॉफिट आ रहा है, इसलिए हम करते हैं। तो कॉस्ट बेनिफिट स्टडी आर इसेंशियल एवेल्यूएट क्या वेरिएबिलिटी ऑफ द बोथ वेलनेस कीपिंग द प्रोजेक्ट। एवेल्यूएट क्या करते हैं, अल्टरनेट ऑर्गेनाइजेशन सर्टेन सेलेक्ट द अल्टरनेटिव मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए करते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन के लिए करते हैं। मेन गोल ऑफ द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का होता है जो कि, तो आपका क्या होगा इसमें, डी ऑप्शन हो जाएगा। उसको क्या करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किसके लिए करते हैं, वेरिएबिलिटी ऑफ द बोथ एंड वायरलेस टेकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। कोई प्रोजेक्ट ले रहा है तो उसका एवेल्यूएट करेगा, वैल्यूएबिलिटी एंड बोथ का, उसके लिए ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following type of the pump can be used for concreting। किस टाइप का पंप यूज करते हैं, आपका पिस्टन ऑपरेटेड हो जाएगा और प्यूमेटिक ऑपरेटेड हो जाएगा। दो टाइप का पंप यूज होता है कंक्रीटिंग के लिए, पिस्टन ऑपरेटेड और प्यूमेटिक ऑपरेटेड। आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। जनरली 3 टाइप ऑफ द पंप कंक्रीट मेनली यूज, पंप पिस्टन ऑपरेटेड, स्क्वीजिंग प्रेशर पंप एंड प्यूमेटिक पंप। 3 टाइप का पंप यूज करते हैं कंक्रीटिंग करने के लिए, पिस्टन पंप, स्क्वीजिंग प्रेशर पंप एंड प्यूमेटिक पंप, पिस्टन पंप और स्क्वीजिंग प्रेशर पंप। 3 टाइप का पंप यूज करते हैं हम कंक्रीटिंग के लिए बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राइंडर किसके लिए यूज करते हैं, टर्मिनेटिंग एंड फिनिशिंग, शार्प टर्मिनेटिंग, फिनिशिंग एंड शार्पिंग एंड ग्राइंडिंग किसके लिए यूज करते हैं, डी के लिए। ग्राइंडर किसके लिए यूज करते हैं, ग्राइंडर होता है जो स्मूथ करता है, फिनिश करने के लिए। शार्पिंग एंड टर्मिंग ग्राइंडर किसके लिए यूज कर लेंगे, फिनिशिंग, शार्पिंग एंड टर्निंग के लिए करते हैं, टर्निंग के लिए कर लेंगे ये, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ग्राइंडर ऑल्सो नोन एज क्या हो जाएगा, रोड ग्राइंडर, ब्लेड मेंटेनेंस मोटार ग्रेड, दिस इज कंस्ट्रक्शन मशीन विथ अलोंग द ब्लेड यूज द, क्या करता है, कुछ ऐसा होता है ग्राइंडर आपका, वो रोड का क्या करता है, फिनिशिंग का काम कर रहा है। में ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप यही याद रख लो, पूछेगा तो यही पूछेगा डायरेक्ट। ग्राइंडर मेनली यूज फॉर किस के लिए कर लेंगे, फिनिशिंग, शार्पिंग एंड टर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not an excavating and moving type of the equipment। डंप ट्रक है जो आपका क्या है, नॉट एक्सवेटिंग टाइप है, वो एक्सवेट नहीं कर सकता है, एक्सवेट नहीं करता, उसको क्या करना, उसमें भर दीजिएगा। वो क्या है, डंप ट्रक इज ए हॉलिंग मूविंग इक्विपमेंट डज नॉट एक्सवेशन का काम नहीं कर सकता, वो खतने का काम नहीं कर सकता, उसका काम क्या है, हॉलिंग करना। अगर आप इसमें खत क्या भर देते हो ट्रक में तो क्या करेगा, दूसरे जगह ले जाके भर देगा, गिरा देगा उसका अपना मट्टी को, तो क्या हो गया, नॉट आपका क्या हो जाएगा, नॉट है एक्सवेटिंग टाइप। बुलडोजर करता है एक्सवेटिंग, कैंसल भी करता है, स्क्रैपर भी करता है, एक्सवेशन का काम करता है ना जी। तो डंप ट्रक का एक्सवेशन का काम नहीं होता है। मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ द इक्विपमेंट फॉर कंपैक्शन ऑफ द कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल कहने का मतलब हुआ क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल को कौन करेगा, सिप फुट रोलर किसके लिए होता है, आपका कोहेसिव सॉइल के लिए होता है या क्लेई सॉइल के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एक्सकेवेटिंग united trench with the precise control of depth the excavation equipment are used। अगर प्रिसाइज डेप्थ को खोदना है, एक्सकेवेट करना है, तो आपका कौन सा इक्विपमेंट यूज करेगा? हो को करेगा, हो को आपका एक और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर प्रिसाइज डेप्थ, प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ डेप्थ होता है तो एक्सकेवेट करना है, तो आप हो इक्विपमेंट को यूज करोगे। कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक एक्शन इन्वॉल्व इन सी फुट रोलर। सी फुट रोलर में क्या होता है? आपका किनेडिंग एक्शन होता है। किनेडिंग सी फुट रोलर इज सुटेबल फॉर कंपैक्टिंग फाइन ग्रेन मटेरियल सच एज ए क्ले। क्ले को करता है। कैन नॉट कंपैक्टेड ग्रेनुअल सॉइल लाइक वगैरह, ग्रेवल, सैंड ग्रेवल। किनेडिंग एक्शन इन्वॉल्व होता है सी फुट रोलर में। नीडिंग एक्शन होता है। नीडिंग एक्शन इन्वॉल्व इन कंपैक्शन ऑफ सी फुट रोलर। डेप्थ ऑफ द लेवल कंपैक्टेड लिमिटेड एक्वामेटिस, सर्टेन फीट तक होता है, कुछ ही फीट तक करता है कंपैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द profit and associated probability marking and profit are the given below respectively for project। क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द मार्किंग एंड प्रॉफिट आपका दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द मार्किंग, द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। द वेन द मोटिव टू मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, आपको क्या है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो करेक्ट ऑर्डर टू प्रेफरेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, प्रेफरेंस क्या होगा? तो आपका किसका है? सबसे ज़्यादा इसका है और इसका। तो आप सारे को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, जिसका ज़्यादा आते जाएगा आप करते जाना, देख लो। आपका क्या किया? प्रोजेक्ट 1 के लिए 15% था प्रॉफिट, और जो आपका क्या था दिया हुआ आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ द मेकिंग प्रॉफिट आपका क्या है? वो बोला इनटू आपका कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। जो मैक्सिमम आएगा वो गुड प्रॉफिट दिलाएगा। तो आप सीधी चेक कर लो। 15% है तो 15% इंटू 0.5 इतना आया। 10% इंटू 0.8 आपका सारा डाटा दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर लो। तो आपका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ए वाला दिला रहा है, तीसरा नंबर। उसके बाद एक कौन? दूसरा नंबर। उसके बाद कौन? एक नंबर। सबसे लास्ट कम प्रॉफिट क्या दिला रहा है? सिंपल वन विद द क्वेश्चन। आपका 3214 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिसोर्स लेवलिंग मीन्स, रिसोर्स लेवलिंग मतलब मीन्स क्या हो जाता है? रिसोर्स लेवलिंग मीन्स मतलब क्या हो जाता है? एडजस्टमेंट ऑफ रिसोर्स हैविंग टू द लिस्ट वेरिएशन। हम कल भी बता चुके हैं। रिसोर्स लेवलिंग का 2-3 क्वेश्चन हो चुका है अभी तक। रिसोर्स लेवलिंग का मतलब क्या होता है? जो फ्लक्चुएशन ऑफ द डिमांड है उसको क्या करना? लेवल करना, ताकि आपका फ्लक्चुएशन ऑफ द डिमांड कम हो। अगर मान लिया किसी दिन पहला दिन आपको 4 लेबर का जरूरत था, दूसरा दिन 10 लेबर का जरूरत है, फिर तीसरा दिन 2 लेबर का जरूरत है, तो इस तरह से आपको लेबर नहीं ना मिलेगा डेली काम करने के लिए। जो भी लेबर रहेगा वो परमानेंट तरीका से रहेगा। एक दिन आएगा 4 दिन बैठल थोड़ी ना रहेगा। तो आपको क्या करना है? उसको स्मूथ आउट करना है। उसी को क्या करते हैं? लेवलिंग करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ द रिसोर्स को एडजस्ट करना है, एटलीस्ट वेरिएशन, जो मिनिमम वेरिएशन स्मूथ आउट करना है, वेरिएशन को लिस्ट करना। एंड वेरिएबिलिटी ऑफ द नेटवर्क डिपेंड अपॉन रिसोर्स कंसिस्टेंस। वैलिडिटी ऑफ द नेटवर्क क्या होगा? डिपेंडिंग अपॉन रिसोर्स कंस्ट्रेंट पे डिपेंड करेगा। सही बात है। आपका 3-5 क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। इकोनॉमिकल, फर्स्ट में क्या था? इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स। ये कोई मतलब नहीं, रिसोर्स लेवलिंग के डिफिनीशन में है ही नहीं था कुछ बात लिखा हुआ। ग्रेजुअल इंक्रीज इन रिसोर्स, ये भी गलत बात है। उसको तो रिसोर्स को स्मूथ आउट करते हैं ना, लिस्ट वेरिएशन करते हैं ना। कंप्लीटिंग, आप ये तो हो चुका है। कंप्लीटिंग द रिवम्पिंग ऑफ द, क्या कर रहा है? रिवम्पिंग द रिसोर्स सूट द रिक्वायरमेंट। सूट द रिक्वायरमेंट ये भी गलत है।
हमको रिक्वायरमेंट को थोड़ी ना बढ़ाना है, स्मूथ आउट करना, लेवल करना है। तो 1 और 5 के 3 और 5 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 140 में नेटवर्क गिवन इन द फिगर है। एरो डिनोटेड द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। आपका ये क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है ईच एक्टिविटी का। ईच एक्टिविटी का क्या है, सब टाइम दिया हुआ है। द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ द एक्टिविटी 5 और 6 का हम यहीं पे करके दिखाते हैं। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम किसका क्या लेते हैं, अर्लीस्ट टाइम अगर कुछ नहीं दिया है तो फर्स्ट टाइप प्रोजेक्ट का क्या लेंगे, 0 लेंगे। सेकेंड प्रोजेक्ट का क्या हो जाएगा, सॉरी 3 पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 1 ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, 4 डे था तो 4 हो जाएगा। और ए भी जाएगा और ए भी जाएगा इधर, तो 1 1 2 होगा। और 4 है इधर, ये डमी एक्टिविटी है तो इसका 0 ड्यूरेशन है, तो 0 4 4 हो जाएगा। जो जिस पाथ के लिए मैक्सिमम आएगा वही लिखेंगे, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम वही लिखेंगे जिस पाथ के लिए मैक्सिमम आएगा। हो गया। इधर 4 4 8, इधर से 8 हो जाएगा और इधर से इधर 4 5 9 हो जाएगा। तो जो 9 मैक्सिमम हुआ तो 9 लिखेंगे। और इधर से क्या हो जाएगा, 4 4 इधर से 8 हो जाएगा, 9 to 11 हो जाएगा। तो आपका क्या कर रहा है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी 5 6 5 6 का क्या है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 9 है, तो 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है, आप बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं इस पर। Estimation, the time estimation obtained from the four contractor का दिया हुआ है, PQRS है। executing a particular job under आपका दिया हुआ सारा कंडीशन। which one of the contractor more certain completion of the project, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर आपका मोर सर्टेन है। तो मोर सर्टेन के लिए क्या होना चाहिए, आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस उस शुड भी मिनिमम होना चाहिए। तो सारे का वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम आएगा वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टर वो ज़्यादा एक्यूरेट टाइम में कंप्लीट करेगा। कंप्लीटिंग द जॉब टाइम मोर सर्टेन, वो ज़्यादा सर्टेन होगा और मिनिमम टाइम में आपका जो दिया है उसी टाइम में कंप्लीट करेगा। जिसका सिग्मा कम होगा उसका ज़्यादा चांस है कि दिए हुए टाइम पे कंप्लीट करेगा। तो जो आपका सिग्मा होता है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, टीपी पेसिमेस्टिक टाइम माइनस टी नॉट बाई क्या हो जाता है 6। बाई क्या हो जाएगा 6। तो अब इसका कर लो, आपका देख लो कौन कौन सा किसका किसका कितना आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन चाहे वेरिएंस निकालो, वेरिएंस हो जाता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के उसका स्क्वायर कर दो। आप सारा का निकाल दो, पी प्रोजेक्ट का क्यू प्रोजेक्ट का सारा का निकाल दो, फार्मूला आपके सामने है। तो जिसका सबसे कम आएगा वो ज़्यादा लिस्ट वेरिएंस होगा। क्या लिखा है, ऑल अबव द एवं द फिगर क्यू हैव ए कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, मोर सर्टेन है अबाउट कंप्लीटिंग द जॉब ऑन द टाइम। क्यू प्रोजेक्ट क्या है, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 1 आ रहा है, सबसे कम आ रहा है। जो जिसका कम आएगा वो क्या होगा, मोर सर्टेन अबाउट जॉब होगा। तो आपका क्यू है जो सबसे ज़्यादा सर्टेन है, जो टाइम दिया उसी टाइम में ख़त्म कर देगा आपका काम। बैचिंग इज रेफर टू, बैचिंग क्या है, कंट्रोल एंड क्वालिटी ऑफ द ईच मटेरियल इनटू ईच बैच। वो क्या है, एक बैचिंग क्या है, एक प्रोसेस है। एक बेट बैचिंग होता है, एक वॉल्यूम बैचिंग होता है। बेट बैचिंग में क्या करते हैं, बाई बेट लेते हैं सारा मटेरियल को। वॉल्यूम बैचिंग में किसी स्टैंडर्ड से वॉल्यूम बाई देते हैं, बाई वॉल्यूम से देते हैं। तो क्या हुआ, कंट्रोलिंग द क्वालिटी, क्वालिटी को कंट्रोल करने ऑफ द ईच मटेरियल इनटू ईच बैच का एक तरीका है बैचिंग। आपका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। Batching is the process of the measurement and controlling the quantity of the different material for the each batch of the concrete mix.
टर्म एज आपका क्या हो गया, वेट बैचिंग आपका क्या हो जाएगा, वेट बैचिंग और वॉल्यूम बैचिंग, दो को हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हील ट्रैक्टर आर रिप्लेसिंग द क्राउएल व्हील ट्रैक्टर बिकॉज, जो व्हील ट्रैक्टर था वो क्राउएल ट्रैक्टर को रिप्लेस किया, बिकॉज काहे, क्यों रिप्लेस कर रहा है। व्हील ट्रैक्टर, जो व्हील वाला ट्रैक्टर होता है, जो टायर वाला होता है उसको व्हील ट्रैक्टर बोलता है, और जो चैन वाला होता है उसको क्या बोलता है, क्राउएल। तो ट्रैक्टर जो व्हील वाला था वो फास्टर मूव कर रहा था, इसलिए वो रिप्लेस कर दिया। क्राउएल ट्रैक्टर मोर एक्सपेंसिव, वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है क्राउएल ट्रैक्टर, इसलिए वो व्हील ट्रैक्टर रिप्लेस कर दिया उसको, क्राउएल ट्रैक्टर को। ट्रैक्टर पार्ट ऑफ द क्राउएल बियर आउट क्विकली, जो क्राउएल का जो पार्ट होता है ना वो इजीली टूट फूट जाता है, तो इसलिए ही रिप्लेस कर रहा, तो ये भी अच्छा ही हो गया। क्राउएल ट्रैक्टर सटीक कंट्रोल, ये गलत है, इसमें सटीक कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो आपका 1 2 3 हो जाएगा जो करेक्ट हो जाएगा। क्राउएल ट्रैक्टर में जो कंट्रोल होता है सटीक थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू व्हील ट्रैक्टर। व्हील ट्रैक्टर में ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ना, ज़्यादा सटीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है मशीन एंड उसका जो प्रॉपर्टी है, जो डैग लाइन, पावर सॉवेल, डंप ट्रैक और क्या दिया है, ड्रिग दिया है। तो आपका जो एक्सवेटिंग इक्विपमेंट क्या हो जाएगा, बुलडोजर हो जाएगा, सॉवेल हो जाएगा, हो जाएगा। हो क्या पढ़े थे, हो जो था आपका जो डेप्थ का जो एक्यूरेटी इसमें ज़्यादा होता है एक्सवेट करने का। ट्रेंचर हो जाएगा, डैग लाइन हो जाएगा, ये सब क्या है, एक्सवेट करने वाला है। आप याद रखना जो एक्सवेट करने वाला इक्विपमेंट कौन कौन सा है, बुलडोजर है, सॉवेल है, हो है, ट्रेंच है और ड्रैग लाइन है। ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट हो जाएगा जो ट्रैक्टर हो जाएगा, ट्रक हो जाएगा, बेल्ट कन्वेयर के द्वारा भी हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे। होस्टिंग इक्विपमेंट में क्या कौन सा हो जाएगा, चैन होस्ट हो जाएगा, ड्रिग क्रेन हो जाएगा, मोबाइल क्रेन हो जाएगा, ये सब क्या है, होस्टिंग है, होस्टिंग इक्विपमेंट है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका ड्रैग किस में था, ड्रैग फॉर ट्रांसपोर्टेशन, प्योर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है। डंप ट्रैक किसके लिए हो जाता है, डंप ट्रक हो जाता है प्योर होस्टिंग के लिए हो जाता है। पावर सॉवेल किसके लिए आता है, आपका क्या हो जाएगा, प्योर एक्सवेशन के लिए हो जाएगा। और डैग लाइन किसके लिए हो जाता है, डैग लाइन एक्सवेशन एंड मूविंग के लिए हो जाएगा। आपका बी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। एक्सवेशन यूनिट में कौन सा था, डैग लाइन, ट्रेंचर, हो एंड सॉवेल एंड बुलडोजर। तो डैग लाइन है वो क्या कर रहा है, डैग लाइन एक्सवेशन भी कर रहा है और मूविंग भी कर रहा है, सही बात है। और पावर सॉवेल क्या कर रहा है, पावर सॉवेल प्योर एक्सवेशन करेगा पावर सॉवेल। और डैम्प ट्रैक क्या करेगा, प्योरली होस्टिंग करेगा प्योरली। और प्योर ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, प्योर ट्रांसपोर्टेशन वाला जो कौन करेगा ट्रांसपोर्टेशन, देख बचा लास्ट में वो क्या कर लेगा, प्योर ट्रांसपोर्टेशन कर लेगा। आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोड the rated load of the lifting crane as the percentage of the tripping load to a specified radius for a crowel mounted and pneumatic tire mounted machine would be respectively। आपका दिया हुआ है रेटेड लोड किसका, लोड ऑफ द लिफ्टिंग क्रेन, रेटेड लोड ऑफ द लिफ्टिंग क्रेन कितना होगा एज द परसेंटेज ऑफ द टिपिंग लोड
स्पेसिफाई रेडियस, स्पेसिफाई रेडियस के लिए परसेंटेज ऑफ द ट्रिपिंग लोड क्राउएल माउंटेड के लिए एंड प्यूमेटिक टायर माउंटेड के लिए मशीन के लिए आपका कितना होगा, आपका क्या होगा, क्राउएल के लिए कितना होगा 75 और प्यूमेटिक टायर के लिए 85 होगा। टिपिंग लोड इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टैटिकल लोड पोजीशन व्हिच द मशीन जस्ट बीइंग ट्रिप टू ओवरलोड द ओवर द फ्रंट ट्रिप ओवर द फ्रंट एक्सियल, आपका ये दिया हुआ है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये सब दिया हुआ है। क्राउएल माउंटेड के लिए कितना हो जाता है, क्रेन के लिए आपका 75%, रबर टाइल के लिए 85%, ऑटेजिंग क्या के लिए कितना होता है 85%, ये सब होता है क्राइटेरिया। तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन ईयर का कितना का पूछा हुआ है, 98 का 1998 का पूछा हुआ है। जो आपका लोड रेटेड लिफ्टिंग क्रेन टिपिंग लोड आपका क्या होगा, टिपिंग लोड फॉर क्राउएल माउंटेड 75 और टायर माउंटेन के लिए 85 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्लीस्ट, आपको सारा टाइम दिया हुआ है, अर्लीस्ट डेट एंड लास्ट डेट आपका सारा दिया हुआ है। 3 and 10 in the given in the एक्टिविटी ड्यूरेशन कितना है 10 भी। इंडिपेंडेंट फ्लोट ऑफ द एक्टिविटी क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट फ्लोट इक्वल टू क्या हो जाता है आपका अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम कितना हुआ है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम माइनस क्या हो जाएगा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम 25 वीक्स माइनस TIJ ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है 20, तो आपका क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट फ्लोट 5 वीक आ जाएगा आंसर आपका, ये क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, आप देख लो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है, इन नेटवर्क रूल आर द कॉमन टू ऑल, कॉमन टू ऑल है। एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क सिस्टम द कंप्यूट for making computation impose the certain rule, which one of the following basic rule of the network logic are the correct, जो रूल ऑफ द नेटवर्क ड्रॉ करने का है वो कौन सा करेक्ट है। क्या होगा, बिफोर एन एक्टिविटी बिगिनिंग ऑल एक्टिविटी प्रीसीडिंग में बी कंप्लीटेड, सही है कि अगर कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले का सारा एक्टिविटी क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ये आपका सही स्टेटमेंट है। इफ एनी टू इवेंट मे बी डायरेक्टली कनेक्टेड बाय नंबर मोर देन वन एक्टिविटी, एनी टू इवेंट हो गया, बी डायरेक्टली कनेक्टेड बाई नो मोर देन वन एक्टिविटी, अगर दो नोड है तो उसके बीच एक एक्टिविटी से ज़्यादा डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा, ये रूल में है आपका, ये भी सही है। अगर दो नोड है उससे बीच में एक एक्टिविटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपको दूसरा एक्टिविटी नहीं लगा सकते, अगर दूसरा एक्टिविटी लगाना होगा तो कुछ इस तरह से लगाएंगे और बीच में कोई डमी देंगे। The equipment, the event must not be duplicated in network, अगर इवेंट दिखा रहे हो 1 2 3 तो आपका जब 1 2 3 लिख रहे हो तो कभी भी एक नंबर को 2 बार रिपीट नहीं करना है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, आपका 1 2 3 आर ऑल करेक्ट हो जाएगा। पहला क्या था, आपका जो एक्टिविटी स्टार्ट होगा उससे पहले का सारा एक्टिविटी कंप्लीट होना चाहिए, दो नोड के बीच एक एक्टिविटी से नॉट मोर देन वन एक्टिविटी, नो मोर देन वन एक्टिविटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो नंबरिंग सिस्टम है फुलकर्सन रूल का वो क्या कहता है, नंबर है जो डुप्लीकेटेड नहीं होना चाहिए, एक बार से ज़्यादा नंबर को रिपीट नहीं करना है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो फॉलो नेटवर्क है आपका एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट सोन इन नेटवर्क गिवन फिगर इंडिकेट द ड्यूरेशन ऑफ द एरो क्रिटिकल पाथ आपको बताना है। ये सब क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, आप देख लेना,
आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आप सॉल्यूशन देख लो, आपको अगर समझ में नहीं है, मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुका हूँ इसमें टी निकाल देना है और टी एस निकाल देना है। जो पाथ आपका जो लॉन्गेस्ट होगा टाइम बाइट, वो क्या होगा आपका क्रिटिकल होगा। तो आप देख लेना। अब मैं जो टी और टी एल निकाल दिया गया है, तो आपका कौन सा पाथ क्रिटिकल हो जाएगा, 1 2 और 2 3 और 3 5 5 7 और ये हो जाएगा आपका क्रिटिकल एक्टिविटी। इसके अलावा क्या हो रहा है, जो फ्लोट है वो क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। फ्लोट मतलब कि लेटेस्ट अलाउड टाइम और अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम दोनों को घटाएंगे तो जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाएगा। इसके अलावा जीरो हो जाएगा, इसके अलावा नहीं होगा तो क्रिटिकल नहीं होगा। ये फिर इधर भी जीरो नहीं हो रहा है, ये वाला जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो आपका क्रिटिकल पाथ यही हो गया। आप निकाल जो लेना, बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुका हूँ। कॉस्ट ऑफ ऑनिंग एन इक्विपमेंट वुड बी इंक्लूड, कॉस्ट ऑफ द ऑनिंग ऑफ इक्विपमेंट वुड बी इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करेगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और मेजर रिपेयर एंड डिप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ द कोई इक्विपमेंट रखते हो तो उसका कॉस्ट की क्या क्या इंक्लूड होगा, जितने में खरीदे हो तो कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितना की हो, उसमें रिपेयर कॉस्ट कितना आ रहा है, और उसका जो कॉस्ट टाइम के साथ घट रहा है वो भी तो होगा ना, डिप्रिसिएशन। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑनिंग कॉस्ट मेड ऑफ द विद द फॉलोइंग कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, डिप्रिसिएशन कॉस्ट और मेजर रिपेयर कॉस्ट में आएगा उसमें। सेंसिटिविटी एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ, सेंसिटिविटी एनालिसिस होगा स्टडी ऑफ द क्या हो जाएगा, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट। सेंसिटिविटी एनालिसिस में हो जाता है जो आउटपुट आ रहा है वो चेंज इन आउटपुट कितना आ रहा है, अब ड्यू टू चेंज इन इनपुट, अगर कुछ इनपुट में चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, वो सेंसिटिविटी एनालिसिस कहलाता है। सेंसिटिविटी एनालिसिस टू डिटरमाइन हाउ डिफरेंट वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पार्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ द वेरिएबल अंडरस्टैंड। वही कह रहा है कि आपका चेंज इन इनपुट में कितना चेंज करने से आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है, वो क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी एनालिसिस में वो काम किया जाता है। सेंसिटिविटी एनालिसिस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन और बचा। आज के लिए इतना ही रहने देते, बाद में